जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको दिमाग में मिनिमम 6 पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो वो अगर 6 पॉइंट का अगर आप देखते हो, उसके बेसिस में आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हो, तभी जाके आपके अंदर एक तो फुलफिलमेंट रहेगा कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ, आपका मोटिवेशन रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ आगे जाके रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, पीएचडी पास होगा, मास्टर डिग्री का कंप्लीट होगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। तो ये 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये चैप्टर 2 का डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम में आता है। लास्ट क्लास में व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपके दिमाग में क्या क्या रहना चाहिए। आपको कभी भी एक राइट रिसर्च प्रॉब्लम जब भी आपको चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करना है खुद को, तब बहुत ही आपको चैलेंजिंग लगेगा। जब अगर कोई अगर पीएचडी कर रहा है स्टार्टिंग ईयर में, ईयर 1 में जब कोर्स वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से जब उसको रिसर्च गाइड बोलेगा कि भाई तुझे सबमिशन करना पड़ेगा सिनोप्सिस, तब जाके आपको क्या करना है कि रिसर्च टॉपिक को फाइनलाइज करना पड़ता है। सिनोप्सिस पे हेडिंग रहता है रिसर्च टाइटल का। तो उसके लिए आपको रिसर्च प्रॉब्लम को, राइट रिसर्च प्रॉब्लम को चॉइस करना पड़ेगा, और वो बहुत चैलेंजिंग रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्रूशियल रहता है। क्योंकि अगर उसको ठीक से आप रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आगे जाके आपके पास अच्छा खासा प्रॉब्लम आएगा। वो उस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे भी। फाइल रिसर्च गाइड क्या ना सिस्ट आपका रिसर्च गाइड बोल सकते हैं कि इस रिसर्च वर्क में आपको जाके आगे काम करना है। ठीक है, रिसर्च गाइड आपको बोल सकता है कि पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम में आपको काम करना है, आप उसको ले सकते हो। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा, रिसर्चर मस्ट अल्टीमेटली मेक द डिसीजन। मैं अगर आप मेरा गाइड मुझे दे दिया है काम, मुझे लग रहा है कि ये मैं कर पाऊंगा, लग रहा है मतलब क्या है, उसके लिए कुछ तो पॉइंट्स होगा। मैं 6 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करूंगा। उस 6 पॉइंट को अगर लग रहा है कि नहीं, इसको मैं, ये 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट के हिसाब से ये जो मुझे रिसर्च वर्क मिला है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तभी जाके आप डिसीजन लो। फाइनल डिसीजन खुद का होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपका रिसर्च गाइड आपको हेल्प करेगा कि नहीं वो भी पता नहीं। कोई कोई रिसर्च गाइड हेल्प करता है, कोई कोई रिसर्च गाइड पूरा छोड़ देता है। इसलिए तो इंडिया का अगर देखोगे, 100 से अगर देखोगे तो 30% पीएचडी पास करते हैं। बाकी पीएचडी के मामले में बता रहा हूँ, इंडिया में 30 से 40% पीएचडी पास करते हैं, बाकी 60% पीएचडी छोड़ देते हैं। ये रियलिटी है। तो रियलिटी को चेक करके जो रिसर्च प्रॉब्लम को पकड़ रहे हो, उस प्रॉब्लम को फाइनली आपका होना चाहिए डिसीजन कि ये रिसर्च प्रॉब्लम में मैं काम कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम कब आएगा, देखो, द प्रॉब्लम शुड नेचुरली अराइज फ्रॉम रिसर्चर ओन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। खुद का जो इंटरेस्ट है और जो क्यूरियोसिटी है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम आपको आएगा कि नहीं ये प्रॉब्लम ठीक ठाक है। मतलब कब आएगा, जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर करोगे। सोचो कि आपका रिसर्च गाइड आपको टॉपिक का टाइटल दे दिया और आपको उसके ऊपर काम करना है, तो आप जाके डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ोगे। ये नेचुरल टेंडेंसी है, कोई भी अगर रिसर्च वर्क कर रहा है वही दिमाग में आता है कि भाई यूट्यूब में जाके सर्च करते हैं, और जाके क्या करते हैं कि इंटरनेट में जाके सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर में जाके डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को देखोगे। साई ऑफ एचसीआई एचयूबी, वहां पे जाके रिसर्च पेपर डाउनलोड करोगे। रिसर्च पेपर डाउनलोड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को पढ़ोगे, और वहां पे आपको लगेगा कि नहीं ये इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। कब आएगा, वो नेचुरली आएगा जब वो रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद, डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आएगा, नॉलेज में दिमाग में आएगा ना, ये मैं रिसर्च वर्क कर सकता हूँ। वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आएगा। ऐसा नहीं कि आप जाओगे भाई आज ही रिसर्च प्रॉब्लम को मिला है मुझे, इसको मुझे सॉल्व करना है, 10 दिन के अंदर काम करना है, कभी नहीं होगा। रिसर्च एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो होगा, टाइम लगेगा। मेरा चैनल में जा सकते हो, वहां पे 2 प्लेलिस्ट है रिसर्च पेपर किस तरह का लिखना है। एक चैट जीपीटी से लिखना है, दूसरा वाला बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे लिखना है, वो सिंपल वाला है। यहाँ पे जो रिसर्च प्रॉब्लम में जब रिसर्च पेपर लिखोगे, यहाँ पे आर्टिकल वाला लिखो, यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। बिना मैथमेटिक्स का आगे पेपर पब्लिश नहीं होगा, मैथमेटिकल मॉडल वहां पे बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो रिसर्च प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करके अपना पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हो। ये दिमाग में रखो कि अगर पीएचडी कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो, आपको रिसर्च पेपर का रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये जोन है, इस जोन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिस्फाई करके निकलना है। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च का कोई पकड़ कर प्रॉब्लम बैठे हो,
15 साल 20 साल तक जाना है। इस तरह का आपको काम नहीं करना है। तो आपका इंटरेस्ट कब नेचुरली आएगा, जब आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ोगे। तो पहले ये वो 6 पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मतलब उसके ऊपर फोकस रखना है जब भी आप कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हो। तो पहला जो मतलब पॉइंट है उसका नाम है अवॉइड ओवरडोन सब्जेक्ट। ओवरडोन सब्जेक्ट का मतलब उस रिसर्च एरिया में ज्यादा से ज्यादा काम हो चुका है और नया कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए आपके पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। आपका मेंटल हेल्थ का सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रह रहा है, उसके ऊपर आप कोई जाके सर्च कर रहे हो, गूगल में जाके, गूगल स्कॉलर में जाके सर्च कर रहे हो और उसके ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो। लेकिन वहां पे आप जब पढ़ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कोई अगर रिसर्च पेपर होगा, ये एग्जाम्पल के तरह मतलब एग्जाम्पल के तरह मैं बोल रहा हूँ, अगर उस एरिया में सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो आपको कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। जब तक नोवेलिटी नहीं रहेगा, आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होना डिफिकल्ट हो जाता है। ये रियलिटी है। जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, वहां पे नोवेलिटी नहीं है, जो भी रिव्यूअर है वो पूछेगा डायरेक्ट नोवेलिटी क्या है भाई, रिसर्च क्या क्या है। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक वो पेपर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो रिव्यू में डाल देंगे, फिर से रिव्यू में आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीज नोवेल्टी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कोई एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, वहां पे देखे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। सोचो कि 10-12 तो इम्पैक्ट, 10-12 तो फैक्टर है या वेरिएबल है जो कि सोशल मीडिया का वेरिएबल और फैक्टर है, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। मैं लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। तो वहां पे एक तो कंडीशन था एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है कोई भी अगर रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या फैक्टर है, उस फैक्टर उस रिसर्च प्रॉब्लम को क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो वाला मैं बताया था, वही वाला चीज यहाँ पे आ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर कोई काम किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो सोचो कि कोई एक रिसर्च पेपर है, वहां पे 5 तो क्राइटेरिया या वेरिएबल या फैक्टर लेके उसको वो सॉल्व करके मैथमेटिकल मॉडल लेके उसको सॉल्व किया है, सर्वे डाटा कलेक्शन करके मैथमेटिकल मॉडल लेके सॉल्व किया है। ठीक है, आप क्या करोगे कि डिफरेंट टाइप का मैथमेटिकल मॉडल यूज करके वही 4-5 फैक्टर को लेके सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नया इंसाइट लाने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि और क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि सोशल मीडिया का वो मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा वाला फैक्टर आपको मिल रहा है और अपना रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट कर रहे हो और वहां पे नोबेलिटी में जाके बोल रहे हो कि भाई ये नया चीज मैंने ऐड किया है मेरा रिसर्च पेपर में, पहले 5 फैक्टर जो था सोशल मीडिया का वो मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहा था, अभी मैं 2 या 3 फैक्टर ऐड किया हूं, उसके हिसाब से मेरा रिसर्च में ये फाइंडिंग आया है। तब जाके बोलते हैं कि नया कंट्रीब्यूशन, नया इंसाइट्स मिला है। तो वही चीज, कोई अगर एक्सटेंसिव वर्क कहीं पे कोई रिसर्च में हो गया है, उस रिसर्च वर्क को आप पकड़ो नहीं, मतलब रिसर्च वर्क को आप खुद के रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मत उठाओ, सिलेक्ट मत करो। अगर लग रहा है कि कुछ नया फैक्टर है, उस नया फैक्टर को ऐड करके मैं यहाँ पे मेरा फाइंडिंग दिखा सकता हूं, तब जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरडन सब्जेक्ट को आप कभी भी मत सिलेक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीयर क्लियर ऑफ हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। कंट्रोवर्शियल टॉपिक अगर है तो उससे पूरा बच के रहना है, क्योंकि कोई एक एवरेज स्टूडेंट या बिगनर स्टूडेंट होता है, रिसर्चर होता है, स्टार्टिंग में कर रहा है, उसको क्लियरली पता नहीं है। हाँ भाई 20 साल 30 साल आप रिसर्च और काम करके रखे हो, तो उस टाइम में आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक को चूज कर सकते हो। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तरह का करते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन उनके पास उतना ज्ञान होना चाहिए, उतना नॉलेज है भाई, 20 साल 30 साल तक वो रिसर्च उस फील्ड में करके आए, वो डायरेक्ट उसको पकड़ सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पहले पहले बिगिनर रिसर्चर हो, एवरेज रिसर्चर हो, आप एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को अगर पकड़ लेते हो, तब आप कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्सिटी में, पोटेंशियल बायस में, क्योंकि ये ऑथर ने कुछ बोला होगा, दूसरा ऑथर ने कुछ बोला होगा, उस बायसनेस में आप फंस जाओगे। तब आपका अच्छा खासा क्या होगा कि टाइम बर्बाद होगा, जब जो रिसर्च प्रॉब्लम को आप सिलेक्ट करके रखे हो। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा हूं, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज डिनायल। आप
आप रिसर्च कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ चीज होता नहीं है, इसके ऊपर आप रिसर्च वर्क पकड़ के कर रहे हो, आप मना कर रहे हो, डिनाइल में हो। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी, और पहले पहले आप बिगनर रिसर्चर हो, आपको मतलब इतना नंबर ऑफ 1000 रिसर्च पेपर को पढ़ के उसका जो जीस्ट है वो दिमाग में सेटल नहीं है आपके पास। आप एक पेपर दो पेपर पढ़े और बोले कि नहीं क्लाइमेट चेंज होता कुछ नहीं है, उसके ऊपर मैं रिसर्च पेपर लिखूंगा, तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक आएगा। आज देख सकते हो 2024 में जो दिल्ली में 53 डिग्री सेल्सियस था। क्लाइमेट चेंज डिनायल के ऊपर कौन मतलब कौन मना किया था? ट्रम्प आया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो हमारा प्रेसिडेंट था वहां पे यूएसए का, वो बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं है और नहीं होता है कुछ। पेरिस एग्रीमेंट जो पहले से था उसको वो कैंसिल कर दिया। अरे वो बड़े लोग हैं, हम सिंपल रिसर्चर है, हमको रिसर्च पेपर लिख के इस पीएचडी वाला जोन से निकलना है, या मास्टर वाला जो रिक्वायरमेंट है उसको करके निकलना है, ये दिमाग में सेटल करके चलो। हम लोग को कोई देश में ओवरऑल आइडिया में ऊपर नहीं काम करना है। तो जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसको कभी भी आप अपना रिसर्च पे सिलेक्ट मत करना, एज ए बिगिनर रिसर्च और एवरेज रिसर्च। एक्सपर्ट रिसर्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट स्टीयर क्लियर ऑफ हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर पॉइंट में है, अवॉइड करो। क्या अवॉइड करना चाहिए? कोई एक नैरो प्रॉब्लम के ऊपर या वेग प्रॉब्लम के ऊपर, अगर रिसर्च प्रॉब्लम आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, टू स्पेसिफिक हो जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे इफेक्टिव रिसर्च करने के लिए आपको डिफिकल्टी होगा, प्रॉब्लम फेस करोगे आप। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू से मैं बता रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूज ऑन स्लीप क्वालिटी इन टीनेजर इन रूरल इंडिया। अगर जब ये स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूज ऑन स्लीप क्वालिटी इन टीनेजर इन रूरल इंडिया, इसके ऊपर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, क्या ये प्रॉब्लम नैरो है या ब्रॉड है? ऑब्वियसली ब्रॉड तो नहीं है। ब्रॉड क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे रूरल इंडिया के बारे में बोला, मतलब अर्बन इंडिया रूरल इंडिया को डिवीजन करके वो छोटा कर दिया। लेकिन यहाँ पे नैरो क्यों हो गया? टीनेजर वाला बोल दिया, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के ऊपर फोकस कर दिया, 10 से 18 साल का ऊपर फोकस कर दिया। तो ये वाला जो रिसर्च प्रॉब्लम है क्या हो गया? नैरो हो गया, ठीक है। अगर अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला, इस सेम प्रॉब्लम को हम अच्छा वाला करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे टीनेजर को आप उठा सकते हो। टीनेजर मतलब 10 से 18 साल का होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूज ऑन स्लीप क्वालिटी इन रूरल इंडिया। तो यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप को आप इंक्लूड कर सकते हो, 10 से 18 साल, 18 से 25 साल, 25 से 40 साल, 40 से 60 साल, 60 साल के ऊपर। तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चनर बना के डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, और अपना रूरल इंडिया से डाटा कलेक्ट होना चाहिए, आपका अर्बन इंडिया में डाटा कलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जब बोल देखो टीनेजर, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को आप पकड़ पकड़ रहे हो और रूरल इंडिया में पकड़ रहे हो, तब क्या हो जाता है कि ये जो रिसर्च होता है पूरा न्यारा हो जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूंगा एक ब्रॉड प्रॉब्लम की तरह, ब्रॉड प्रॉब्लम कैसे होगा? जैसे कि सेम प्रॉब्लम को अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, तो इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन यूज ऑन स्लीप क्वालिटी इन इंडिया, मतलब इंडिया के पूरा डाटाबेस में मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, 1000 डाटा कलेक्ट करूंगा, और वहां पे देखूंगा कि स्मार्टफोन क्वालिटी किस तरह का स्लीप क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन रूरल इंडिया जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया को डिवीजन कर देता है, तो पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो पूरा ब्रॉड वाला को चूज नहीं करना नहीं है, पूरा नैरो वाला जोन को भी करना नहीं है, मिडिल वाला आपको करना पड़ेगा। और आपका जो रिसर्च वर्क होना चाहिए भेग नहीं होना चाहिए, भेग होना नहीं चाहिए। भेग का मतलब फीका फीका नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अरे भाई क्या है कि टेक्नोलॉजी एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, इसके ऊपर कोई डिबेट वाला, जैसे ये एक डिबेट वाला टॉपिक है, टेक्नोलॉजी एंड इट्स हेल्थ, सॉरी, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, ये क्या है? एक डिबेट वाला हो गया, डिबेट वाला टॉपिक होना नहीं चाहिए। तो ये बहुत भेग हो जाएगा, बहुत फीका फीका, ओवरऑल ऊपर के ऊपर ये बातचीत हो रहा है, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? ना इधर नैरो होना चाहिए, ना इधर ब्रॉड होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को आप दिमाग में सेटल करना है जब भी आप आपका रिसर्च प्रॉब्लम आप सिलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर वाला। 4 नंबर क्या बोल रहा है? चूज फैमिलियर एंड फिजिबल सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे जितना लग रहा है। बाकी तो आप कर सकते हो, किसको अवॉइड करना है, कौन सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक को अवॉइड कर किस तरह कर सकते हो, नैरो या वेग टॉपिक को नहीं यूज करना है। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूज फैमिलियर एंड फिजिबल सब्जेक्ट। फिजिबल सब्जेक्ट इसलिए क्या मतलब क्या है, फिजिबल सब्जेक्ट का मतलब कोई अगर रिसर्च पेपर आप आर्टिकल वाला अगर पढ़ रहे हो तो वहां पे मैथमेटिकल मॉडल यूज होता है, तो वो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए। आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, अगर वहां पे कुछ डाटा मिले आपका रिसर्च गाइड के पास जाइए, मतलब जो सीनियर है उनके पास जाइए, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके पास वो नॉलेज आप लेके आ रहे हो, तभी जाके अपने दिमाग से कुछ मॉडिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे वो बोलते हैं कि फिजिबल वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक रिसर्च पेपर उठा दिए, वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स आपको यूज कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब वो फिजिबल नहीं होगा। क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं उस प्रॉब्लम को तब आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये रियलिटी है। दिमाग वहां पे फंस के रहेगा। आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं, वे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सब्जेक्ट आपका फैमिलियर होना चाहिए, मतलब आपको उसके रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो द सिलेक्टेड टॉपिक शुड बी वन वेयर रिसर्चर कैन एक्सेस नेसेसरी मटेरियल एंड सोर्सेस। तो ये नेसेसरी मटेरियल आपके पास होना चाहिए और सोर्सेस होना चाहिए उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, आप रिसर्चर के मतलब जो सीनियर है उनके पास जा सकते हो, रिसर्च गाइड के पास जा सकते हो, दोस्तों के पास जा सकते हो। हालांकि हेल्प नहीं मिलता है रियलिटी में, लेकिन आपको वो एफर्ट मानना पड़ेगा। यूट्यूब में जा सकते हो, उसको कोई मैथमेटिकल मॉडल है उसको कैसे समझना है, रियलिटी क्या है, क्या आप उसको कोडिंग कर पा रहे हो कि नहीं, क्या है उसको एक्सेल में कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं, क्या हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च को आगे ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल रखा हूँ हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, हिस्ट्री कोई अगर रिसर्च कर रहा है तो उसके ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो कि एक रिसर्चर है, आप एज ए रिसर्चर क्या कर रहे हो कि आपका हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हो। कहाँ पे ना, लोकल हिस्ट्री कर रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहां पे आप क्या कर रहे हो कि उसका हिस्टोरिकल इवेंट को आप मेजर करना चाहते हो। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या वहां पे कोई आर्काइव है, कुछ रिकॉर्ड्स है, लाइब्रेरी है उस लोकल एरिया का हिस्ट्री के ऊपर? अगर वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो आप रिसर्च कहाँ करोगे? तो वो चीज आर्काइव रिकॉर्ड्स अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये है चूज फैमिलियर एंड फिजिबल सब्जेक्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप रिसर्च पेपर, सॉरी रिसर्च प्रॉब्लम को जब आप क्या कर रहे हो कि सिलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट मोस्ट मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप सिलेक्ट कर रहे हो रिसर्च प्रॉब्लम को, कंसीडर प्रैक्टिकल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रैक्टिकल फैक्टर। प्रैक्टिकल फैक्टर मतलब बोल रहा है कि जब आप बिफोर यू फाइनलाइजिंग ए प्रॉब्लम, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज कर रहे हो, पहले आप चेक करो कि आपका बैकग्राउंड स्किल है कि नहीं, बैकग्राउंड नॉलेज है कि नहीं सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पता है, हाँ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा, इस तरह का नहीं। सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। डज द रिसर्चर हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूं, कोई एक रिसर्चर है, वो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड से है। वो क्या कर सकता है, वो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के ऊपर मतलब रिसर्च करके उसका रिलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ना कि वो जाके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ये प्रैक्टिकल फैक्टर है कि नहीं? तो जो नॉलेज आपके पास है उसके बेसिस में आप अपना रिसर्च वर्क को पकड़ो। ऐसा नहीं कि पूरा डाइवर्टेड होके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज को आप कोई उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर फोकस रहना चाहिए, प्रैक्टिकल फैक्टर है। नेक्स्ट है बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बजट अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर थियोरिटिकल कर रहे हो तो कर पाओगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल काम कर रहे हो तो वहां पे आप अफोर्डेबल नहीं हो सकता। रिसर्च अफोर्डेबल है कि नहीं, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। मैं लगभग मेरा यूट्यूब चैनल में यहाँ पे 200 से प्लस वीडियो बनाया हूँ। 5-6 महीने से मैं एक माउस से काम कर रहा था, ठीक है। ये वाला माउस देख सकते हो, ये अभी 2 दिन पहले मैं खरीदा हूँ 300 रुपया देके, जेब्रोनिक्स का। इसका स्क्रोल जो था, पुराना वाला माउस का स्क्रोल खराब हो गया था। तो आपको बजटिंग अगर नहीं करोगे अपना रिसर्च में तो अच्छा खासा टाइम जाता है, आपको एडजस्ट करके जाना पड़ेगा अपना रिसर्च काम में। तो मेरा भी एक रिसर्च काम है कि नहीं, हर दिन आपके लिए मैं वीडियो लाता हूँ यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल में,
तो ये भी मेरा रिसर्च का काम है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ये प्योर रिसर्च के रिलेटेड काम है। रिसर्च मेथोडोलॉजी हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए अगर वो रिसर्च वर्क कर रहा है, ये मैंडेटरी है। तो ये मैं सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मेरा बजटरी प्रॉब्लम हो रहा था। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, अभी भी है लेकिन अभी पीएचडी छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, 4 साल के बाद छोड़ दिया। उसका प्रॉब्लम क्या है, जो उसका रिसर्च गाइड ने काम दिया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का रिलेटेड, उसको काम दिया था, वो नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए जो कि हमारा यूनिवर्सिटी छोड़ो, हमारा कॉलेज में अवेलेबल ही नहीं। अगर वो एक्सपेरिमेंटल करने के लिए जो लैब सेटअप करना पड़ेगा, खुद का पॉकेट से करना पड़ेगा। क्या वो बजट में अफोर्डेबल है? आपका बजट दे रहा है, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी उसके लिए पैसा दे रहा है, अगर दे रहा है तो आप काम को कंटिन्यू कर सकते हो। मेरा कॉलेज में तो भाई आज तक बैठने के लिए जगह नहीं मिला, 6 साल हो गया बैठने के लिए जगह नहीं है। मेरा रिसर्च गाइड ने मुझे उसका चैम्बर था, उसका चैम्बर को दे दिया था, लैब को दे दिया था, लेकिन बाकी लोग बैठने के लिए जगह नहीं था। आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में क्या आप एक्सपेरिमेंटल वर्क कर पाओगे क्या? तो वो देखना पड़ेगा आपका बजट है कि नहीं। अगर प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हो, उसके लिए पैसा खर्चा होता है। आप मतलब उसको, जो वो जब स्टार्ट किया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, उसको एक मटेरियल को आप, एक एग्जांपल उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था लगभग 2016 में, एक्सीडेंट हुआ था तो जो पैर था, टिबिया, एक तो बोन है, उसको फ्रैक्चर हो गया था, पूरा टूट गया था, ठीक है। तो उसमें एक रॉड लगा था, तो वो रॉड लगभग 3 साल लगा था। तो उसके ऊपर उस तरह का उसको एक्सपेरिमेंट करना था। को जो गिनी पिग है, उस गिनी पिग को उसको खरीदना था, उसको खरीद के उसका पैर में उसका जो मटेरियल यूज कर रहा है उस मटेरियल के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करना था कि 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, जब तक उसका पैर में रहेगा गिनी पिग का, उसके हिसाब से क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, जो रॉड लगा हुआ है उस रॉड का मटेरियल क्या चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से उसका डाटा एनालिसिस करके उसको पेपर निकालना था। कॉलेज में बैठने के लिए जगह नहीं है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के लिए लैब नहीं दे रहे हैं, तो वो स्टूडेंट आगे जाके छोड़ेगा नहीं, तो वो छोड़ दिया 3 साल के बाद। मैं भी एक्सपेरिमेंटल काम किया हूँ, लेकिन मैं बहुत एडजस्ट करके काम किया हूँ। बहुत मेरे से भी जो स्टाइपेंड आ रहा था उस स्टाइपेंड से भी खर्चा किया, वैसे नहीं। मेरे कॉलेज में भी मेरा गाइड ने सपोर्ट किया था, पैसा भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा खर्चा हो जाता है, तब पॉकेट में चला जाता है। तो बजटरी आपका जो स्टडी कर रहे हो उसका आपका बजट में आ रहा है कि नहीं, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिसर्च गाइड ने बोल दिया ये इसके ऊपर करना है, लेकिन आगे जाके हेल्प नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि पैसा के मामले में आ जाएगा। तो बजट के लिए पैसा खर्चा होगा, आपका रिसर्च के लिए तब नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल ऑन ह्यूमन हेल्थ माइट बी बियॉन्ड द बजट ऑफ मोस्ट रिसर्चर। ये रियलिटी है। स्पेस ट्रैवल करने के लिए ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है उसके ऊपर कोई स्टडी कर रहा है। हम तो एलोन मस्क नहीं है ना, एलोन मस्क तो 2030 या 2040 तक टारगेट रखा है कि इंसान को स्पेस में छोड़ेगा, उसके लिए वो ट्रायल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हम तो रिसर्चर कोई छोटा जगह में बैठे हैं, ठीक है, छोटा छोटा रिसर्चर रिसर्च काम कर रहे हैं। अगर हम लोग को बोलेगा कि कोई रियलिटी में नहीं, रियलिटी में अगर कोई अगर बोलेगा कॉलेज में ह्यूमन हेल्थ का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है जब कोई स्पेस ट्रैवल कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? रियलिटी में कोई पॉसिबल है? इंडिया में कोई भी कॉलेज बता दो क्या ये कर सकता है? हाँ, इसरो में अगर कोई पीएचडी कर रहा है बार स्पेस साइंस में, वहां पे कर सकता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से, लेकिन वहां पे उस तरह का जोन में भी जाने के लिए भी तो डिफिकल्टी है ना। उस तरह का मतलब इसरो में एडमिशन करना वो भी डिफिकल्ट लेवल का है। तो ये सोचो कि बजट आपका एक तो इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, प्रैक्टिकल फैक्टर रहता है जब आप रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं सिंपल और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई सर्वे वर्क करना है, सर्वे वर्क करने के लिए आप ऑनलाइन भी डाल सकते हो, आप फिजिकली भी जा सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के वो जो पार्टिसिपेंट है उनके रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, कोई कॉलेज है वहां से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी ट्रैवल करने के लिए भी खर्चा है कि नहीं, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो बजट में आ जाता है। उसको भी आप इंक्लूड करो कि बजट, इस बजट में मैं काम कर सकता हूँ, डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे 1000 लोगों का डाटा लेना चाहिए, 1000 लोगों के लिए जितना पैसा खर्चा होगा वो देखना पड़ेगा।
तो वो आपका पास बजट है कि नहीं, या कॉलेज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। तो ये एक प्रैक्टिकल फैक्टर है। आपका तो सफिशिएंट नॉलेज रहना चाहिए, जिस एरिया में आप काम कर रहा हो स्किल रहना चाहिए। उसके बाद कोऑपरेशन मिल रहा है कि नहीं, विल नेसेसरी पार्टिसिपेंट विल बी कोऑपरेट। जो आप डाटा कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, सर्वे जब कर रहे हो, कोई कोई भाई पार्टिसिपेंट डाटा नहीं देगा, कोई कोई देगा, तो वो वहां पे कोऑपरेशन का रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई एक हॉस्पिटल सेटिंग है, वहां पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कोई पेशेंट का करना है, तो वहां पे पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, मेडिकल स्टाफ का कंसेंट लेना पड़ेगा। मेडिकल में जो मेडिकल है उसका जो मेन टॉप पोजीशन में होगा प्रिंसिपल, या मेडिकल लाइन में कौन टॉप पोजीशन में होता है मुझे पता नहीं, डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो भी होगा, उससे परमिशन लाके आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज आप डिसाइड करो जब भी आप कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से ये प्रैक्टिकल फैक्टर मैटर करता है, मैटर करेगा, आगे भी जाके फ्यूचर में भी करेगा, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें आपको देखो। अगर आपको थ्योरेटिकल लिख के पास होना है, तो उसके लिए आप थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 6 नंबर है, आपको जब भी सिलेक्ट कर रहे हो कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम को, तो पहले प्रिलिमिनरी स्टडी कर लो। प्रिलिमिनरी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंडक्टिंग ए फिजिबल स्टडी इज एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल, स्पेशली न्यू फील्ड फॉर इंक्वायरी विदाउट वेल डेवलप्ड टेक्निक। तो अगर कोई नया फील्ड के ऊपर काम कर रहा है, वेल डेवलप्ड टेक्निक नहीं मिला है, उस तरह का एरिया में अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो आप फंस जाओगे। तो प्रिलिमिनरी स्टडी करो, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ो। उस पेपर को पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है मैं भी इस तरह का काम कर सकता हूँ, पूरा डुप्लीकेट या कॉपी नहीं करना है, उस तरह का मॉडिफाई करके काम कर सकता हूँ, तब जाके आप प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इफ एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, उसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रिलिमिनरी स्टडी कर सकते हो कि क्या एआई टूल का अवेलेबल है, एक्सेस एक्सेस अवेलेबल है एआई टूल का, उसका एप्लीकेबिलिटी बेनिफिशियल होगा कि नहीं, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा प्रिलिमिनरी टेस्ट कर सकते हो। सिंपली आपके पे बोला है कि एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सप्लोर करना है, उसका टारगेट है रिसर्च प्रॉब्लम। तो उसके लिए बेसिस क्या है कि एआई टूल अवेलेबल है क्या पहले, क्योंकि जब तक एआई टूल आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको कैसे स्टडी कर सकते हो। चैट जीपीटी 3.5 फ्री था, 4.0 फ्री था, लेकिन एडवांस प्लस वाला फ्री नहीं। अगर कोई चैट जीपीटी किस तरह एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकता है, क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, उसके ऊपर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, कोई क्वालिटेटिव रिसर्च वर्क कर रहा है, वो कर सकता है। फ्री वाला वर्जन को लेके कर सकता है, लेकिन प्लस वाला वर्जन को नहीं कर सकता है, उसके लिए वो बजट वहां पे आ जाएगा। जो पार्टिसिपेंट को बैठा के वहां पे उन लोगों के साथ बातचीत करेगा, चैट जीपीटी में ये बेनिफिट हो सकता है, उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हो, वो प्लस वाला से डाटा नहीं कर सकते हो। तो फ्री वाला जो चैट जीपीटी 4.0 है, उसको आप लेके रिसर्च वर्क कर सकते हो। तो ये कंक्लूजन में है कि जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हो, ये 6 चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला चीज है अवॉइड ओवरडन सब्जेक्ट। सेकंड चीज है स्टेट क्लियर ऑफ हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक। नेक्स्ट है कि नैरो और वेग प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं करना है, अवॉइड करो भाई। फैमिलियर और फिजिबल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, जो कि आप जाके कंप्लीट कर सकते हो काम करके। प्रैक्टिकल फैक्टर जो है, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट आपको लेना पड़ेगा, उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रिलिमिनरी स्टडी आप कंडक्ट कर सकते हो। अगर ये 6 चीज को आप दिमाग में रख के अपना रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तभी जाके उस रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो कि नहीं इसके ऊपर मुझे काम करना है। देखो जितना भी मैं बता दिया, जो 6 पॉइंट बहुत बड़ा बड़ा चीज है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा चीज है। लेकिन जब आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करो कि इस रिसर्च टॉपिक के ऊपर मुझे काम करना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना टाइम दीजिए, और अच्छे से सोचिए क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तभी जाके आपको नेचुरली आएगा कि नहीं ये भाई रिसर्च प्रॉब्लम है, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद बाकी पॉइंट को ध्यान दीजिए, तब भी जाके अच्छा खासा आपको क्या होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप काम करके रिसर्च पेपर लिख सकते हो, और अपना अंदर एक तो खुश मतलब दिल खुश हो जाएगा, मोटिवेशन रहोगे आप काम करने के लिए।
पैशनेट रहोगे, नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, आगे आप जा सकते हो। ठीक है, तो यही बताना था। आप इस तरह का प्रॉब्लम है, आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।